गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग थोड़ा सा एमपीपीएससी का मेंस आने वाला है तो उसके ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने एमपीपीएससी का प्री निकाला है। तो उनकी वैसे तो हम रोज़ चर्चा जो कर रहे हैं उसमें एमपीपीएससी मेंस भी है, लेकिन जब हम अलग से बात करेंगे तभी उनको समझ में आएगा कि हमारे लिए बात हो रही है। ठीक है ना। तो आज हम एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ताकि फ़ोन आते हैं तो अलग अलग बच्चों के जवाब देना संभव नहीं है। तो हम उनको कहेंगे कि ये सेशन देख लें, आपके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी वालों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बात वही है, ऐसा नहीं कि एमपीपीएससी का अलग है यूपीएससी का अलग है। लेकिन एमपीपीएससी मेंस अभी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया है और फॉर्म भरे जा रहे हैं एमपीपीएससी मेंस के लिए। काफ़ी बच्चों ने निकाला है और अब वो मेंस में अपीयर होंगे। तो ये कैसे निकलेगा मेंस? देखिए, मेंस परीक्षा के दो हिस्से हैं। मुख्य परीक्षा के दो भाग हैं, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा। साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू पीटी जो होता है, वो मुख्य परीक्षा ही कहलाता है। तो मुख्य परीक्षा के दो फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ लिखित रिटन, और रिटन में फिर मेरिट बनती है और इंटरव्यू में 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है। जितनी पोस्ट होती है, 400 पोस्ट है तो 1200 लोगों का इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट बनेगी। तो मुख्य परीक्षा के रिजल्ट से ही सिलेक्शन होता है। और मुख्य परीक्षा दोनों है, रिटन प्लस इंटरव्यू, इसलिए दोनों को मुख्य परीक्षा कहा जाता है। 3 हिस्सा नहीं है, परीक्षा तो 2 ही होती है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। 3 परीक्षाएं नहीं होती। मुख्य परीक्षा के 2 भाग होते हैं। पहला वाला रिटन क्वालिफाई करेंगे तो फिर इंटरव्यू। तो इसलिए बोलेंगे मुख्य परीक्षा का परिणाम, साक्षात्कार का परिणाम नहीं बोलते हैं, फाइनल रिजल्ट, मुख्य परीक्षा का फाइनल रिजल्ट। तो एक तो ये चीज क्लियर हुई। तो जब उसका जो पहला हिस्सा है, जिसके लिए पहला शब्द ही है रिटन, लिखित परीक्षा है, रिटन यानी आपको जाके लिखना पड़ेगा। इसके चैलेंज अलग अलग होते हैं। एक समय वो था जब अनलिमिटेड कॉपी आप ले सकते थे, सप्लीमेंट्री शीट ले सकते हैं, एक्स्ट्रा आप शीट ले सकते हैं, कॉपी लगा सकते हैं। तब लोग लिखते जाते थे और कॉपी मांगते रहते थे। तो जो ज़्यादा लिखता था उसके ज़्यादा मार्क्स आते थे, ज़्यादा लिखने वाले के ज़्यादा मार्क्स आते थे, क्योंकि प्रेजेंटेशन का दायरा भी, एक समय कॉपी ऐसी थी जिसमें लाइन नहीं होती थी। लाइन नहीं होती थी तो ओपन स्पेस था, फिर बाद में लाइन वाली कॉपी शुरू हुई, फिर लाइन हटा दी, फिर दोनों तरफ खड़ी लाइनें लगा दी, लिमिटेड स्पेस कर दिया। अब ऐसी कॉपी आती है जिसमें ऊपर क्वेश्चन लिखा रहता है और 2 पेज में आपको आंसर देना है, 1.5 पेज या 1 पेज में आंसर देना। छोटा क्वेश्चन है तो 1 पेज में, नहीं तो 2 पेज में। यूपीएससी में 3 पेज और 2 पेज। अब ऐसी कॉपी आने लगी। तो देखिए, ये हर समय में अलग अलग चैलेंज है। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनकी स्पीड बहुत कम है लिखने की। तो नए पैटर्न में वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, पुराने पैटर्न में वो सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। 2012 में 13 में उनका सिलेक्शन किसी भी कारण, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, क्योंकि उनको लिखने की स्पीड ही नहीं है उनकी। तो 2012, 13, 14, 15 तक तो वो सिलेक्ट ही नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो लिख ही नहीं सकते थे। उसके बाद जो ट्रेंड आया उसमें उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ गए, क्योंकि क्वेश्चन छपे हुए आने लगे और लिमिटेड स्पेस था। और अभी और ज़्यादा लिमिटेड स्पेस हो गया, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्पेस हो गया। तो अब और आसान हो गया।
एग्ज़ाम निकालना ऐसे बच्चों के लिए जिनकी स्पीड नहीं है। बस ये कि आपकी चाहे स्पीड ना हो लेकिन सोच करके लिखना तो आना ही चाहिए। चलो टाइम मिल गया आपको, क्योंकि ज़्यादा शब्द सीमा नहीं लिखना है, लिमिटेड स्पेस दिया हुआ है और कम लिखना है, पर इसका मतलब तो ये नहीं कि आप क्वालिटी गिरा दो। खराब क्वालिटी के मार्क्स तो अभी भी नहीं मिलेंगे, लिखना तो क्वालिटी में पड़ेगा। तो बात को समझ रहे हैं ना, मुख्य परीक्षा का नेचर बदलता रहता है, डिपेंड करता है कि कॉपी कैसी है, लाइनिंग कैसी है, दोनों तरफ लाइनिंग है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, जगह फिक्स है। किसी को बहुत कुछ लिखना आता हो, हाथ भी बहुत तेज चलते हो, हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर हो, एक्सपेरिमेंट भी वो खूब कर सकता है, उसके लिए अब थोड़ा सा गुंजाइश कम हो गई, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, उसी में आपको जो भी जौहर दिखाना है उसी में दिखाना है। और जो धीमे चल रहा है, यानी कछुआ और खरगोश दोनों बराबर समय पे पहुंचेंगे क्योंकि वो भी आप तेज चल नहीं सकते, स्पीड आपकी रोक दी गई है, आपको तेज नहीं चलना है। तो हम जो बात करते हैं कि टू द पॉइंट लिखना आना चाहिए, वो तो सदाबहार बात है, एवरग्रीन है, क्योंकि अब तो टू द पॉइंट का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि अब अगर कोई पैराग्राफ बनाएगा और लंबी चौड़ी बात बनाएगा तो उसके तो 2 पेज उसी में चले जाएंगे, तो फिर काम की बात कब लिखेगा? तो अब तो टू द पॉइंट लिखने वाले के ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो कई लोग सोचते हैं कि ये जो बता रहे हैं ये यूपीएससी का लिखना बता रहे हैं और हमारे एमपीपीएससी का लिखना दूसरा है। मुझे लगता है नए पैटर्न में अब एमपीपीएससी वालों को भी वैसा ही लिखना पड़ेगा। कैसा लिखना पड़ेगा? टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस है और उसी स्पेस में आपको अपना आंसर रखना है। ठीक है, तो अब क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो अभी मैं जो मेंस के टेस्ट ले रहा हूँ, तो आज भी मैं बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर अब जा कर के समझ में आया कि पढ़ना क्या है। मैं बात को इसको बार बार मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लिखने में स्ट्रगल करते हो। लिखने में जब आप, जैसे आज आदित्य L1 लॉन्च हुआ, थोड़े दिन पहले चंद्रयान 3 है, अभी मैं कहूँ कि चंद्रयान 3 पे आप 150 शब्द लिख के बताओ, तो आप थोड़ा बहुत अच्छा लिखोगे, बाकी फिर तारीफ करने लग जाओगे इसरो के वैज्ञानिकों को, बहुत बहुत बधाई हो, उन्होंने ऐसा किया है वैसा किया, यही सब शुरू हो जाओगे, जबकि ये कोई पॉइंट्स ही नहीं है ना। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा और फिर एक बार लिख दिया सूर्य का अध्ययन करेगा, सूर्य का गहन विश्लेषण करेगा, फिर चलो एक बार और लिख दिया गहन विश्लेषण करेगा। सूर्य के अध्ययन से यह प्राप्त होगा कि, अरे मतलब क्या क्या करना चाहते हो भाई? लिखोगे कब तुम? क्या क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? वो कब आएगा? तो जब आदमी लिख नहीं सकता और जब उसको कोई 10 में से 4 मार्क्स या 3 मार्क्स देता है और एक व्यक्ति ने पूरा 150 शब्द शानदार लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है और बहुत ज़्यादा लिखा है, तो एक आदमी ने आदित्य L1 मात्र आधे घंटे पढ़ा और 150 शब्द लिख दिया। एक आदमी ने 8 घंटे आदित्य L1 पढ़ा या 4 घंटे आदित्य L1 पढ़ा और 150 शब्द लिखा। दोनों की क्वालिटी अलग होगी, अलग क्वालिटी होगी। और अगर किसी ने आदित्य L1 पर लिखने की कोशिश की और वो नहीं लिख पाया और अब जाकर के उसको पढ़ना है, वो अलग तरीके से, वो 2 घंटे में कर लेगा, उसको 4 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लिखने के 10 पॉइंट खोजेगा कि मुझे 15-15 शब्द के 10 पॉइंट ढूंढने हैं, बस वो उस पर फोकस करेगा और 15 के बजाय 10 के बजाय 15 पॉइंट पढ़ेगा। 15 शब्दों के 10 पॉइंट पढ़ने के बजाय 15 पॉइंट को 6-7 बार पढ़ेगा 2 घंटे में। उसको 15 पॉइंट रट जाएंगे, उसमें से 4-5 भूल जाएंगे, एग्जाम में वो 10 लिख के आएगा और 150 शब्द हो जाएंगे। उसमें वजन, हाइट, ये वो सब सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सोलर फ्लेयर भी आ जाएंगे, वो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये स्टाइल होता है एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ने का। देखो एग्ज़ाम में निकलते तो वही हैं जो 10 पॉइंट रट लेते हैं, चाहे उन्हें आदित्य L1 का ABCD नहीं पता, लेकिन 10 पॉइंट वो वहाँ लिख के आ जाएंगे और इंटरव्यू में उनसे पूछेंगे तो वो बता भी देंगे। ठीक है, तो बात बन जाएगी उनकी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा।
कई लोग ये जानते हैं कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें आदित्य L1 के बारे में पूरी जानकारी इसरो के वैज्ञानिक की तरह हो जानी चाहिए, ताकि कभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कभी पत्रकार कुछ भी पूछे तो हम कुछ भी जवाब दे सकें। ऐसे विद्वान आप कभी नहीं बन पाओगे। उस मिशन में काम कर रहे वाले लोग भी उसके किसी एक हिस्से से जुड़े हुए हैं और वो उसी के विशेषज्ञ ज़्यादा हैं। पूरी ओवरऑल 1 या 2 लोगों के पास जानकारी होगी इसरो में भी। तो फिर आपको उतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको एग्जाम में लिखने के लिए बनना है। तो बात को पकड़िए। तो आज मैं बता रहा था कि जैसे रेयर अर्थ मेटल के बारे में क्वेश्चन आता है तो सब लोग एक मामूली सा आंसर लिख के आते हैं रेयर अर्थ मेटल के बारे में। अरे आप 10 मेटल याद क्यों नहीं कर लेते? 10 मेटल के नाम याद कर लो, उनके क्या क्या उपयोग हैं याद कर लो। अभी एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, तो एनर्जी ट्रांजिशन में मैं बता रहा हूं, आप एक कॉपी बनाओ ऐसी। दरअसल जब ग्रीन हाउस गैसेस का आता है तो एक आध गैस कम लिख के आता है तुम्हें। जब भी ग्रीन हाउस गैस का क्वेश्चन आता है, पूरा जो ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट होनी चाहिए 6, उसकी वजह 4 से काम चलाता है या 5 से चलाता है, एक न एक छोड़ के आता है। दरअसल परफेक्शन लेके आइए थोड़ा सा। अगर आपका बहुत सारा जैसे एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है और आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो कौन कौन से मेटल्स, कौन कौन से जो है केमिकल्स इंपॉर्टेंट है जो बैटरीज में लगेंगे और नए ज़माने की एनर्जी के लिए लगेंगे, तो आप उसकी एक लिस्ट बनाइए, कहीं न कहीं आपको जाके लिखना है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की, जिसमें डीबीटी होता है, सरकार सीधे बैंक में ट्रांसफ़र करती है। करीब 15 स्कीम होंगी, 5 से ज़्यादा कोई भी लिख के नहीं आता। 10 जो लिखेगा एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। जो भी 10 लिख देगा एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। बल्कि 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 8 या 9 नंबर पकड़ा देगा। चाहे एमपीपीएससी का मेंस हो, चाहे यूपीएससी का मेंस हो, जो जितना भारी भरकम लिखेगा, जितना मैटर चिपकाएगा वहाँ पे, उसको उतने मार्क्स मिलेंगे। ये बात मान लीजिए। इमोशनल राइटिंग से नहीं होगा कि सरकार गरीबों की बहुत भलाई कर रही है, सीधे बैंक में ट्रांसफ़र कर रही है, इन सब से कुछ नहीं होगा। आयुष्मान योजना से अब गरीबों का इलाज होने लगा। अरे आयुष्मान योजना में नियम क्या है, कितने लाख की राशि, कौन कौन उसके हितग्राही होंगे, उसका पूरा डिटेल रटो भाई, रटना पड़ेगा। देखो बनने के लिए तो रटना पड़ेगा, ज्ञानवान बनना है ऐसे ही तो बात अलग है। ज्ञानवान बनना बिल्कुल अलग चीज़ है। आप भूल जाएंगे। देखिए मनुष्य की भूलने की प्रवृत्ति, आप नहीं लिख पाएंगे। तो जो भी मेंस दे रहे हैं, मैं दोनों के लिए शॉर्टकट बता रहा हूँ, सबसे अच्छी रणनीति बता रहा हूँ। आप तो कोई भी क्वेश्चन पुराने साल का, पिछले साल का भी पेपर हुआ है, 2021 का मेंस हुआ था, अब ये 2022 का होने जा रहा है एमपीपीएससी का। यूपीएससी का 22 का हो गया, 23 का भी होगा 15 सितंबर से। आप तो एक काम करो, पिछले साल का पेपर लो और उसका कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ और उसको लिख के देखो कि आप लिख लेते हो क्या उसको। अगर एक भी क्वेश्चन आप 10 में से 8 के बराबर लिख लो, मुझे चेक कराओ कि सर ये पिछले साल का क्वेश्चन है, इसमें आप कितने नंबर देंगे। मैं बताऊंगा कि इसमें 6 नंबर आएंगे, 7 आएंगे, 5 आएंगे या 4 आएंगे। 4 आएंगे तो फिर आप नहीं बनोगे, 5 आएंगे तो इंटरव्यू कॉल आएगी, 6 आएंगे तो आप लिस्ट में नीचे रहोगे, 7 आएंगे तो आप आईएएस बन जाओगे, इधर एमपीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी तक पहुंच जाओगे। तो 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर मैं बताऊंगा कि इसको यूँ करना पड़ेगा। आपने ये कम लिखा है, इसमें 15 चीज़ें हैं जो मार्केट में किताबें मिलती है, क्रॉनिकल मिलती है, मंथली मैगजीन मिलती है, बुक मिलती है कोई, उसमें 15 चीज़ें लिखी हुई है। 15 केमिकल्स हैं, 15 मेटल्स हैं, 15 योजनाएं हैं। आप 5 लिख रहे हो, 4 लिख रहे हो, एक का नाम गलत लिख रहे हो, एक में स्वामित्व ऊपर वाले में जोड़ दिया, मत्स्य संपदा थी तो किसान संपदा, उसको ऊपर वो वाला कर दिया, उसके साथ दूसरा कर दिया, इसका उसके साथ चिपका दिया। 3.5 लिखी आपने, 15 में से 3.5 लिखी। अब नंबर कैसे आएंगे? फिर भी वो 4 नंबर देता है आपको, उसको लगता है बच्चे ने कुछ तो लिखा है, पर उससे बनते नहीं है आप।
बनेंगे कब? जब 8, 9, 10 कुछ लिखोगे। एक कॉपी भरी भरी से लगती है, एक पेज का आधा हिस्सा केवल वो लिस्ट से चला जाता है, तो तब लगता है कि तो बहुत धुरंधर है, वो एकदम स्वीकार कर लेता है। क्योंकि बहुत कम बच्चे ये कर पाते हैं, बहुत ही कम बच्चे ये कर पाते हैं। क्या कारण है कि बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे। प्रैक्टिस नहीं करते तो प्रैक्टिस क्या होती है? वो दरअसल एग्जाम को ही प्रैक्टिस मानता है। अलग से टेस्ट देकर के प्रैक्टिस करते ही नहीं, किसी टीचर को चेक ही नहीं कराते कि ये लिखा है मैंने। वो लोग बोलते हैं प्री निकलेगा और जब प्रवेश पत्र आ जाएगा तो एग्जाम में जाके लिखेंगे, तो अभी हम रटेंगे। अभी मत रटेंगे नहीं, अभी हम पढ़ेंगे। मैं भी जब एग्जाम में की तैयारी मैंने शुरू की तो हम लोग भी इसी मोड में थे कि एक किताब उठाओ, उसको पहले पेज से लेके 350 पेज की किताब है तो 350 पेज तक पढ़ो, दोबारा फिर 15-20 दिन बाद, एक आध महीने बाद उसी किताब को उठाओ, फिर एक पेज से लेकर के 350 पेज तक फिर पढ़ो, और एग्जाम में उसका रिवीजन कर लो। खास करके जो अंडरलाइन लगाया था उसको देख लो, उसमें से जो कुछ भी याद आ जाए जैसा तैसा एग्जाम में चिपका दो, मतलब एग्जाम में जाके लिख दो, ये हो गई एग्जाम। अच्छा, उस जमाने में उससे भी बन जाते थे, हम तो उससे भी बन गए थे क्योंकि कंपटीशन कम था, तो उससे भी कोई न कोई पोस्ट तो निकल ही आई है छोटी मोटी। बाद में जाकर के समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो 3 बार हम रीडिंग लगाते हैं किताब की, 350 पेज पढ़ते हैं, उसमें तो कुछ याद ही नहीं आता है, कुछ भी याद नहीं आता है। अब ये है कि इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 10 पेज के बजाय जो इंपॉर्टेंट 2 या 3 पेज हैं उनको रटना है, क्योंकि जाके चिपकाना है एग्जाम में झोंका त्यों, इसलिए उसको 10 बार पढ़ना है। 10 पेज को 3 बार नहीं पढ़ना है, 3 पेज को 10 बार पढ़ना है। कुछ बात समझ में आई? ताकि एग्जाम में लिख सकें। आगे समझ में? ये है मेंस की तैयारी। तो ये रणनीति बदलनी पड़ेगी आपको। भारत में अभी भी पढ़ना, तैयारी करना मतलब किताब लेके आप बैठ गए हैं और आप पढ़ रहे हैं तो घर वाले भी सोचते हैं कि ये पढ़ रहा है या पढ़ रही है, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। और ये बहुत जोरदार पढ़ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लेके बैठे रहते हैं किताब को। अरे लिखते कब? जो आपने, यानी कि वही मैंने आपको बताया कि उसको प्रैक्टिस करिए। मेरे से कई बच्चे पूछते हैं सर मेंस का थोड़ा बहुत कुछ बता देते हैं। अरे मैंने कहा मैं क्या बताऊं तुमको मेंस का, रोज मेंस का ही बताता हूं। उसको लिखना, जो भी मैंने बताया उसको लिखना है एग्जाम में जाके। तुम सुन रहे हो बस। तो जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं उसमें मैं होमवर्क देता हूं, इसको जाके कर लेना है इस क्वेश्चन को। तुम तो ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन आ जाए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का आ जाए, सारी ग्रीन हाउस गैसेस ही लिख के आ जाना एक बार। लिखो तो सही, लिखोगे, नाम लिखोगे तो उसके लक्षण अपने आप समझ में आ जाएंगे, ये क्या प्रॉब्लम खड़ी करती है। और जो चैलेंजेस हैं वही समाधान है, जो चुनौतियां हैं वही जाकर के आगे वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये चुनौतियां हैं। जैसे कि वो तेज दौड़ रहा था और गिर गया, तो समाधान क्या है? धीरे चलना चाहिए। सीधी सी बात है। चैलेंज क्या है कि तेज दौड़ने से गिरते हैं, ये चुनौती है। तो फिर करना क्या होगा? धीमे चलना होगा। वे फॉरवर्ड ये हो गया कि धीमे चलना होगा। तो बाकी तो सब फालतू बात है, बहुत सिंपल है। फिर मेन चीज क्या है? मेन ये कि वो गैसेस के नाम याद है कि नहीं, रेयर अर्थ मेटल की लिस्ट पता है कि नहीं है। इसरो के बारे में लिख रहे हैं, इसरो की उपलब्धियां गिनाइए। अगर क्वेश्चन है कि इसरो की उपलब्धियां गिनाइए, इसरो ने दुनिया में धाक मचा रखी है वैज्ञानिक क्षेत्र में, यानी अंतरिक्ष विज्ञान में, स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो इसरो के 10 सैटेलाइट के नाम याद हैं क्या? चलो चंद्रयान 3 अभी चल रहा, लिख दोगे, आदित्य L1 लिख दोगे। 10 सैटेलाइट के नाम बताओ ना पिछले 10 साल में, जिन्होंने अलग अलग सेक्टर में काम किया, उनका काम क्या है। तारीख वारीख याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम और उसका काम और सन याद हो तो अच्छा है। बता दो, उपलब्धि पता चल जाएगी।
हम क्या करते हैं, फालतू बातें लिखते रहते हैं 2 पेज तक, तो 2 पेज तो खत्म हो जाएंगे। 10 सैटेलाइट के नाम लिख देंगे तो सामने वाला मान जाएगा कि ये तो बहुत ब्रिलियंट पर्सन है। इंडिया में अभी तक यही है, आपको गिनानी पड़ेगी चीजें। तो जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी, और ये बता दूं, जो इस तरह से मेंस की तैयारी करता है उसका प्री कभी नहीं रुकता। उसका प्री इसलिए नहीं रुकता क्योंकि वो मेंस के फिल इन द ब्लैंक्स भरता है ना, और वही प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। दरअसल प्रीलिम्स उसका इसलिए नहीं निकलता क्योंकि वो 2 पेज में बकवास करता है, काम की बात एक भी नहीं लिखता, तो उसको कुछ पता ही नहीं है, तो प्री का सवाल सॉल्व नहीं होता उससे। और मेंस में अगर सॉलिड 10 में से 8 नंबर के बराबर वो लिखने की हैसियत में आ गया तो प्री का क्वेश्चन तो बन ही जाना है, क्योंकि उससे बाहर तो क्या होगा। बात समझ में आ गई। तो तैयारी क्या करनी है, तैयारी ये करनी है कि मेंस का पेपर पकड़ो, पिछले साल का, उससे पिछले साल का, उससे पिछले साल का, और उनके क्वेश्चन ढूंढो और उसको सॉल्व करके देखो कर पाओगे। जिस दिन आप पिछले साल का पेपर सॉल्व करने की स्थिति में आ गए उस दिन आप IAS हो जाओगे, डिप्टी कलेक्टर हो जाओगे। बट प्री का नहीं, प्री से बात नहीं बनेगी, मेंस वाला। और फिर प्री की चिंता करनी पड़ेगी नहीं, प्री की चिंता बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेंस का लिखने लायक बन गए हो तो प्री का क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे। क्योंकि कई लोग जो प्री की तैयारी करते हैं और प्री निकलता नहीं है, लेकिन जिस बच्चे का प्री निकलना शुरू होता तो उसका कभी रुकता नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि उसने मेंस एक बार दे ली है। जिसने भी प्री निकाल के एक बार मेंस दे लिया उसको आइडिया आ गया है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि मैं लिख नहीं पाता हूं इसलिए मुझे वो पढ़ना है, तो फिर उसका प्री कभी नहीं रुकता। क्लियर हुआ ना? आज तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं यही चीज। तो सिलेबस को कंप्लीट करना सीखो, बहुत सिंपल चीज है। MPPSC का सिलेबस डायरेक्ट है बिल्कुल, और जो सिलेबस है वही क्वेश्चन है। सिलेबस की हेडलाइन क्वेश्चन बना देते हैं, आगे बस व्हाट वाई और एक्सप्लेन और वो लगा देते हैं, वो क्वेश्चन हो जाता है। तो सिलेबस जो लाइन है वही क्वेश्चन बना देते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करते जाओ, पर कंप्लीट कैसे करना है मैंने अभी बताया, क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी में नहीं लिखते बच्चे, और उसका कारण है नहीं लिखने का, मैंने बताया प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए क्वालिटी नहीं आती। तो मेरे यहाँ जो बच्चे अब आज 52 नंबर का टेस्ट दे रहे थे, 52 नंबर का टेस्ट था, तो वो बोलते हैं कि फर्स्ट टेस्ट में और 52 नंबर के टेस्ट में 50% से ज़्यादा अंतर है। फर्स्ट टेस्ट में 60-65 नंबर आ रहे थे, अभी 120-130 नंबर आते हैं। तो जो व्यक्ति टेस्ट नहीं दे रहा उसका एग्जाम जो होगा वो फर्स्ट टेस्ट की तरह होगा। कुछ बात समझ में आ रही? जो टेस्ट नहीं देता, जो मेहनत नहीं करता, जो लिख के नहीं बताता, वो यूं समझ लीजिए आप जिंदगी में पहली बार किसी को लिख के बताओगे और वो आपको 3 या 10 में से 3 या 4 नंबर देगा, 5 या 6 नहीं देगा, 3 या 4 देगा, क्योंकि आप तो पहली बार लिख के बता रहे हो। तो जो लोग केवल तैयारी करते रहते हैं और पहली बार एग्जाम में जाके लिखते हैं तो 3 या 4 की हैसियत का लिखते हैं। आगे समझिए। और कई लोग अगली बार लिखते भी एग्जाम में ही है सीधा, फिर वो प्री हो जाता है उनका, फिर मेंस देने का मौका मिलता है, फिर एग्जाम में ही जाकर के लिखते हैं, फिर प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनका दूसरे टेस्ट के बराबर हुआ वो। और अगर आप 50 टेस्ट बाहर दे दो तो आप 50 बार एग्जाम दे चुके हो, उसके बराबर हो गया। तो क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो जाएगी, गलतियां सारी छूट जाएंगी। 4 आया था तो किसी न किसी गलती की वजह से आया था, 5 आया था नंबर तो किसी न किसी गलती की वजह से आए थे, और जब 7-8 आने लगे मतलब आपको लिखना आ गया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये करना पड़ेगा। ये कोई भी, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर आप बन चुके होते अभी तक। अगर आप 21 साल के हैं तो अगर आप में ये एबिलिटी होती तो आप अभी तक अधिकारी बन चुके होते। आप नहीं बने हैं और सुन रहे हैं और बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको इसको करने की जरूरत है।
ठीक है ना, तभी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। वो तो फिर मन बहलाने वाली बात है। देखिए असंभव नहीं है, कठिन है, मुश्किल काम है, फिजिकल चैलेंज भी है, नॉलेज वाला मेंटल चैलेंज भी है। 3 घंटे बैठ करके लिखना एक पेपर को बहुत बड़ा चैलेंज है। कमर दर्द होती है, गर्दन दर्द होती है, हाथ दर्द होता है, बुखार सा लगने लगता है, उठने के बाद फीवर हो जाता है। अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो वाकई में बिस्तर पे पकड़ लेगा। और यूपीएससी वाला तो 2 बार लिखवाता है, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे फिर दोपहर में। तो बच्चे लिख रहे हैं अभी। मैंने पिछले सैटरडे संडे को भी 2 घंटे 2 बार लिखवाया, 3 घंटे। आज भी 3 घंटे सुबह और 3 घंटे दोपहर में लिखवाया। तो उसके बाद उनसे खड़े रहते नहीं बनता, फिर वो 1.5 घंटा कॉपी चेक होती है तो खड़े रहते हैं। 1.5-2 घंटा मैं कॉपी चेक करता हूँ उनके सामने, तो वो खड़े रहते हैं, मैं बैठा रहता हूँ, वो खड़े रहते हैं। तो 6 यानी पहले 3 घंटा लिखा, फिर 1.5-2 घंटा खड़े रहे। सबकी कॉपी देखते हो कि किसी को ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं। फिर 3 घंटा लिखा, फिर 1.5-2 घंटे खड़े रहे, यानी 10 घंटे की प्रैक्टिस हो गई। उस समय में उनकी इच्छा होती है कि बैठ जाए। बैठने पे जो सुकून मिलता है ना या अगर कोई इस समय में अगर कोई पंखे में ऐसे बेड पे जाके सो जाए तो क्या नींद आएगी, तबीयत से नींद आएगी। 8-10 घंटे की सीधी नींद आने वाली है। पर ये पेशेंटली करना पड़ता है, ये किसी का मन नहीं होता, ये बहुत ही लेबोरियस है, बहुत बेकार चीज़ है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी 1.5 घंटा चेक करना 2 बार बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अटेंशन रखना पड़ता है। वो नज़र गड़ा के बैठा हुआ, उसको मेरे से ख़राब लिखा था, उसको 8 दिए थे, मैंने उससे अच्छा लिखा, आप 6 पकड़ा रहे हैं या 6.5 दे रहे हैं। तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है, पहले से आंसर पढ़ना पड़ते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या होगी और किस क्वालिटी में कैसे मार्क्स मिलेंगे। मेरे लिए भी बड़ा टास्क है, मैं भी नहीं कर पाता, हर साल नहीं कर पाता। इस साल मूड था तो हमने किया, अब कोशिश कर रहे हैं कि आगे से और अच्छा करें, बढ़ाएं उसको। लेकिन ये जबरन लिखवाने वाला मामला है, जबरन लिखवाने वाला है। आप लोगों से भी मैं ख्वाहिश रखता हूं कि आप करो, इसको लिखो और पहले सेल्फ एवेल्युएशन करो, फिर मुझे भी दिखाओ, कम से कम बेस्ट आंसर ही दिखा दो। क्योंकि जिसको आ गया, किसी ने एक दिन अच्छी सब्जी बना दी, वो बाद में भी ठीक ठाक ही बनाएगा, एकदम बकवास तो कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको कुछ तो आ ही गया है। अनायास ऐसे नहीं होता कि टेस्टी सब्जी अचानक एक दिन बन गई, उसके बाद मेरे से तो कभी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होता। अब उसको आ गया अच्छा बनाना, अब वो या तो वो जानबूझ के ना बनाए तो बात अलग है, बाकी उसको आ चुका है। तो ये लिखने की रेसिपी आपको बनानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी तैयार। ये थोड़ा कड़वा सा लगता है, बेकार सा लगता है कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बिना होगा नहीं। बाकी सब मन बहलाने की चीजें हैं। ज्यादा पढ़ने से बात नहीं बनेगी, ध्यान रखिए। ज्यादा लेक्चर सुनने से भी बात नहीं बनेगी। जो सुन लिया है और पढ़ लिया है उसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इससे बात बनेगी। बात समझ में? आप लिख पाएंगे कि नहीं एग्जाम में? अगर आपने बहुत नॉलेज है आपको और आप लिख नहीं सकते, तो फिर उस नॉलेज को कोई नहीं मानने वाला। कितना बड़ा अस्पताल हो, कितने ज्यादा डॉक्टर हो, इलाज वहां होकर लोग ठीक होकर के वहां से जाते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहुत ज्यादा और क्वालिफाइड डॉक्टर भी 40-50 हैं, 100 डॉक्टर हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। स्टाफ भी बहुत बढ़िया, कोई मायने नहीं रखता। लोग ठीक होते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा भोजनालय है, आपकी भूख मिटती है कि नहीं, आपको खाना अच्छा लगता है कि नहीं, आप खाना खिलाते हो कि नहीं, बहुत अच्छे कुक हो, बनाते ही नहीं हो तो क्या मतलब है? बात समझ में आई ना? तो इस चीज को करो। मेंस का और कोई जादू नहीं है, एकमात्र जादू है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
ये जितने भी टॉपर हैं यूपीएससी के और ये सब जो इंस्टाग्राम के बड़े हीरो हीरोइन बनते फिरते हैं, सिर्फ रट्टू हैं और लिखने वाले हैं, कोई इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट बिल्कुल अलग चीज होती है, दिमाग विमाग नहीं चलता उससे, मन से प्रोसेस करके थोड़ी लिखा है इन्होंने। बस ये है कि इनको ये पता है कि कहां क्या लिखना है, पहला पॉइंट क्या डालना है। जैसे कोई बोलता है कि रशिया और चाइना की दोस्ती का बारे में लिखे, तो रशिया चाइना की दोस्ती के समय में इंडियन एक्सप्रेस में द हिंदू में उन्होंने कहा था फ्रेंडशिप विदाउट लिमिट। हमारी कोई लिमिट ही नहीं होगी फ्रेंडशिप की, और कोई चीज हमारे लिए मतलब हमारी फ्रेंडशिप अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि रशिया और चाइना दोस्त इस कंडीशन तक रहे, कोई कंडीशन नहीं है बीच में। तो रशिया चाइना की दोस्ती से रिलेटेड क्वेश्चन कभी आ गया आपको, और अगर आप ये वाले लाइन नहीं लिखते हैं सबसे ऊपर, तो आपका आंसर शुरू नहीं होता है। बात समझ में आई? क्योंकि ये हेडलाइन बनी थी, तो वो हेडलाइन आपके पास है कि नहीं? कुछ बात समझ में आई? बढ़िया आंसर तभी होगा। ये उन टॉपर्स बच्चों को ये पता होता है कि ये किस हेडलाइन से शुरू होगा आंसर, बीच में कौन कौन से 10 पॉइंट्स लगेंगे, लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखना है, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, बॉटलनेक्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या लिखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है तो क्या लिखना है, लास्ट में वे फॉरवर्ड लिखना है या कंक्लूड करना है। ये चीज क्लियर है उनके दिमाग, एक नक्शा बना हुआ है। और वो जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तुरंत उनके दिमाग में आ जाता है कि इस क्वेश्चन में क्या लगना है, इसकी डिमांड क्या है, ये क्या पूछ रहा है, और बस वो शुरू हो जाते हैं। वो प्रैक्टिस तो है ही, स्पीड है, मसाला पड़ा हुआ है, उसको सीक्वेंस में चिपका देते हैं। ये कंक्लूड 8 नंबर 7 नंबर 8 नंबर ले जाते हैं, वो मेरिट में ऊपर पहुंच जाते हैं, टॉप 100 में टॉप 10 में पहुंच जाते हैं। हम सब उनको हीरो बना लेते हैं। तो आपको भी बता रहे हैं हम लोग क्या करना क्या है, यही तो जादू है। फिर आप कहोगे फिर प्री की तैयारी कब करेंगे? अरे वो 10 पॉइंट्स याद करोगे ना क्वेश्चन का, वही तो क्वेश्चन आएगा प्री में। तो फिर अभी हमारा प्री क्यों नहीं हुआ? अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप पैराग्राफ लिखते हो लंबे लंबे और आपको आता नहीं है, इसलिए उस क्वेश्चन के बारे में रशिया चाइना दोस्त बन भी जाए तो भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत पे प्रभाव ये पड़ेगा कि फलाना होगा, ऐसा इंपैक्ट होगा कि यूं हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, रशिया का यूं है और चाइना का यूं है। अरे क्या लिखे जा रहे हो? कुछ नहीं पूछ रहा हो, ये सब तुम्हारी रामायण। बोले नहीं पूरा लिखा था, पूरे 2 पेज भरे थे, पूरी कॉपी भर दी थी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। बकवास, टोटल बकवास। पॉइंट्स, वाकई में पॉइंट्स बताओ, टू द पॉइंट बात करो। तो प्री ऐसे आदमी का होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। वो लंबी चौड़ी, चूंकि उसकी मदर टंग में लिखता है हिंदी में या फिर इंग्लिश है, तो वो लिखना सीख गया है, तो लिखे जाता है बस। कई बार तो हैंस देयरफॉर ही करता रहता है बहुत देर तक, तो कुछ भी नहीं है, बकवास चीज है, 1 नंबर की बकवास चीज है। ये कोई राइटिंग या आंसर राइटिंग नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए। तो जो मेंस चाहे एमपीपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, बनेगा वही जो सॉलिड लिखेगा। किसी का मेंस अलग नहीं होता। इसलिए जो कई बच्चे पूछते हैं कि सर आप एमपीपीएससी के मेंस के बारे में नहीं बताते, अरे कोई अलग चीज नहीं है भाई। एनर्जी ट्रांजिशंस में किन किन मेटल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। पहले पेट्रोलियम की इंपॉर्टेंस बहुत थी, क्योंकि कारें और सब पेट्रोल और डीजल से चलती थी, तो अरब देशों की। अब जिनके पास वो मेटल्स हैं, वो वाले केमिकल्स हैं जिनसे बैटरी बनेगी, वो इंपॉर्टेंट हो गए। तो लिथियम आयन का आपने क्वेश्चन देख लिया था ना, इस साल आ गया था। कोबाल्ट का आ गया था, रिपब्लिक कॉन्गो वाला नहीं आया था। हाँ जाहिर बेसिन तो आ गया था ना फिर कोबाल्ट का। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट इंपॉर्टेंट हो गया है।
तो 6 या 7 मेटल आपको पता है कि नहीं? 10 पता है कि 10 है तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है। चाइना का इंपॉर्टेंस एपीआई में क्यों? तो एपीआई कौन कौन से एपीआई हैं? 8-10 एपीआई लिख लो ना। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, आप लिखते हो नहीं एपीआई चाइना के पास है, भारत को देता नहीं है, इसलिए हम आत्मनिर्भर नहीं है, हम चाइना पे डिपेंड करते हैं, बस रामायण लिखता रहता है, फिर एपीआई लिख देगा। एपीआई बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सारे बच्चे 99% बच्चों की मैं हैंड राइटिंग देखता हूं जो मुझे मेंस का लिख के बताते हैं, बकवास लिखते हैं। क्या एपीआई, कौन कौन से एपीआई, किस किस फील्ड के? फार्मास्यूटिकल के। हाँ, तो फार्मास्यूटिकल की लिस्ट बनाओ, क्योंकि यूपीएससी का जो प्री होगा तब उसमें से वो कहीं अंदर से डीप में ले जा करके क्वेश्चन बना देगा, वहां जाके अटक जाओगे। यहाँ अगर रट रखा होता तो अभी सिलेक्ट हो जाते, प्री भी निकल जाता है। क्लियर है ना? बहुत सिंपल है। सो प्री मेंस इंटरव्यू सब निकल जाएंगे, आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्वालिटी बढ़ जाएगी। उधर एनवायरमेंट में जाते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर आता है, प्रोजेक्ट टाइगर नहीं लिख पाते, एक का लिख देते हैं बांधव का, फिर एक आध गलत लिख देते हैं, एक काट देते हैं, क्योंकि याद नहीं होता तो बहुत गलतियां भी होती है। 50 प्रोजेक्ट टाइगर आसानी से, पर ठीक है 15 तो लिखो, 15 लिखो, 10 लिख दो, चलो लाइन से 10 लिख के बताओ, वो हो जाएगा। ट्राइब्स की लिस्ट बनानी है तो ट्राइब्स, पूरे देश की ट्राइब्स मुश्किल से 30-40 ट्राइब्स में पूरा देश जो है, ज़्यादा है ट्राइब्स, यूँ तो 80 के आसपास होंगी, 100 भी हो सकती हैं, लेकिन 30 ट्राइब्स, 30 में से 15 ट्राइब्स, चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, 15 ट्राइब के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, एमपीपीएससी में तो आता ही है, पक्का ही है, यूपीएससी में भी आता ही है, तो 15 ट्राइब के नाम याद क्यों नहीं कर लेते राज्य के हिसाब से कि इस राज्य की ट्राइब ये है, इस राज्य की ये है, लिख के तो लिखो, उसी को सुबह उठ करके रिवाइज करो, उन 15 को बार बार रिवाइज करो, या 30 को रिवाइज करो, 15 तो याद आ ही जाएंगे। योजनाओं को याद करो, सरकार की योजनाओं को लिख करके रटो, उनको जाके लिखना पड़ेगी, मेंस में लिखना पड़ती है, और लिखने के लिए जिसको पैसे मिल रहे हैं तो पैसे किलो में मिलता है, कुछ अनाज या तो किलो में, वो डेटा याद रखो, डिजिट्स में याद रखो कि इतने किलो है, ये है, ये इसमें इतने रुपए मिलेंगे, इसमें यूँ होगा, इसमें इतने का बीमा होगा, वो होगा, एग्जैक्ट याद रखो। प्री में वही क्वेश्चन में फंसाता है, फिर आप वहाँ वो किलोग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं या रुपए में, और वो गलत करके आ जाते हैं। और रटा हुआ होगा तो प्री भी निकलेगा, मेंस में आपको जाके लिखना ही है, तो जब लिखना ही है तो उससे बच के कहाँ जाओगे? कई लोग तो डिजिट्स को छोड़ करके फिर पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि उनका सर दर्द होने लगता है, तो फिर इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो? यहाँ तो जिंदगी भर डिजिट्स पीछा करेंगे आपका, जिंदगी भर डिजिट्स याद रखना पड़ेंगे। कलेक्टर को तो यही करना पड़ता है, मुख्यमंत्री दिन भर पूछता रहता है, सुबह भी फोन आता है, शाम को भी आता है कि कौन सी फसल कितने खराब हो गई, कितने हेक्टेयर की खराब हो गई तुम्हारे यहाँ, कल ओलावृष्टि हुई थी ना, हाँ, तो कितने हेक्टेयर की फसल खराब हुई, कौन कौन सी फसलें थी? 6 फसलें थी, कितने हेक्टेयर में कौन कौन सी फसल थी? तो डिजिट्स में ही बताना पड़ेगा सब। जिंदगी भर डायरी मेंटेन करना, जिंदगी भर डिजिट्स लिखना है। कितने एनरोलमेंट हुए, स्कूल कितने बंद हो गए, पिछले साल कितने खुले थे, हॉस्पिटलाइज कितने हुए थे, ये मौतें कितनी हुई, इस मीटिंग में जाओगे, हेल्थ वाले में, एजुकेशन वाले में, जहाँ जाओगे डिजिट्स। तो डिजिट से भाग के कहाँ जाओगे? आदत डालो, सीखोगे। मेंस का इससे अच्छा लेक्चर नहीं हो सकता। मेंस राइटिंग यही है, और इसी से आप इंप्रेस करते हो। क्वेश्चन गिने चुने, अब मेरे को 23 साल हो गए तो मुझे बहुत सिंपल लगता है, मुझे बहुत ही सिंपल लगता है। आप भी जब पढ़ लिख जाओगे तो फिर मुझे लगेगा कि इतना ही जीके है, इतना ही जीएस है, बस यही, इसमें इतना ख्याल रख लो, ये सब्जेक्ट हो जाता है, इसका इतना ख्याल रख लो, ये सब्जेक्ट हो जाता है। बहुत सिंपल लगने लगता है।
बट एग्ज़ाम के लिए तो मैं भी लिखने बैठूंगा तो मुझे बहुत कम चीज़ें याद आएंगी ना। आपको लेक्चर देना आसान है, लेकिन मुझे इस साल के मेंस में बिठाओगे तो स्पीड तो मेरा कम हो गया एज के हिसाब से। याद बहुत कुछ है, हाथ काम नहीं करेगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। अब मैं लिखता नहीं हूँ, टाइप करता रहता हूँ। तो टाइपिंग की स्पीड अच्छी है लेकिन लिखने की स्पीड अच्छी नहीं है। मैं खुद एग्जाम में बैठूंगा तो क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं 1 साल तक प्रैक्टिस करूं या 6 महीना प्रैक्टिस करूं तो शायद मैं लिख पाऊं। मेरी सबसे ज़्यादा स्पीड थी 25 साल की उम्र से 32 साल की उम्र तक। 25 से 32 में मेरी सबसे, और जब मैं 27 में था तब एक्सट्रीम थी, सबसे एक्सट्रीम थी। 25 की एज में जिस भी एग्जाम में बैठे, स्टेट वाले में बैठे, नेट में बैठे, स्लेट में बैठे, इधर वो किसी भी एग्जाम में बैठते थे, सब में सेलेक्ट होते थे, सब में एक साथ सिलेक्शन होता था क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी, दिमाग में चीज़ें बहुत थी और लिख लेते थे। तो दोनों मेंटेन करना पड़ेगा, स्पीड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। सौर ऊर्जा का हमेशा आता है, लेकिन कितने गीगावाट का टारगेट है 2030 का, कितने गीगावाट का 2021 का था, मोदी जी ने वादा किया था 2022 वाला। 2014 का जो सोलर मिशन है हमारा, 2014 का वादा कितने गीगावाट का था, मेगावाट में होगा, फिर गीगावाट का आया। फिर हम 2030 तक कितना % टोटल एनर्जी का सोलर एनर्जी कर लेंगे, ये सब डेटा है उसका। सोलर एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, उससे कार्बन नहीं होता, ये धुआं नहीं निकलता, ये फलाना ये वो, ये रहेगी तो यूँ हो जाएगा, क्लाइमेट साफ हो जाएगा, आसमान साफ दिखेगा। ये थोड़ी आंसर है, बकवास चीज़ है। तो फिर नोट्स बनाने जब भी बैठो, जब भी पढ़ने बैठो, एक चीज़ को पकड़ लो, चाहे 1 घंटे के लिए, सोलर मिशन, डेटा निकालो, डेट निकालो, मिशन का नाम निकालो, टारगेट निकालो, टारगेट क्या था, रिजल्ट्स क्या आएंगे इसको करने से, उन सबको लिखो, कच्चा लिख के देखो, फिर बंद करके बिना देखे लिखने की कोशिश करो, और फिर टेस्ट का क्वेश्चन निकालो सोलर का और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्या बोल रहा है, क्वालिटी आ जाएगी। आप IAS हो जाओ, लोग इंटेलिजेंट मानेंगे आपको। कितना सस्ता सूत्र है। लेकिन अगर आप पढ़ने में टाइम बेकार कर रहे हो कि आप पढ़ा करोगे, किताबें खत्म कर रहे हो, किताबें खत्म करने से IAS नहीं बनते, विद्वान बनते हैं, बाद में जाके वो सब नेट JRF करके प्रोफेसर बनते हैं। जो भी किताब खत्म करते हैं वो टीचर बनते हैं। IAS बनने के लिए चीजें रटनी पड़ेंगी क्योंकि वहां जाके लिखनी है। और इंडिया में शार्प उसी को माना जाता है जो ज्यों का त्यों चिपकाता है उसको माना। तो हम बात कर रहे थे, तो केवल रटने से हो जाएगा क्या? थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो तो ठीक है कि हम रटेंगे और लिखेंगे भी सही, लेकिन जैसे आज एक क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, मैं उसके बारे में गाइड कर रहा था, तो मैं उसी को लेके आपको बता दूं कि भारत जैसे देश में रूल ऑफ लॉ जो है, वो रूल ऑफ लॉ का जो कल्चर है, रूल ऑफ लॉ एक कल्चर मांगता है। तो रूल ऑफ लॉ कल्चर जो है वो कहाँ तक सक्सेसफुल है और उसकी क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या हैं रूल ऑफ लॉ कल्चर के। अब ये जो क्वेश्चन है कि अब यहाँ अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना पड़ेगी, थोड़ी समझदारी। देखिए, लिखने में केवल रटने से बात नहीं बनेगी। जब एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तब उसने सबसे पहले चेताया है, भारत जैसे देश में एक शब्द यूज किया है, भारत जैसे देश में। अब घर पे कई बार जो बोलते हैं ना, तो क्या तुम जैसे लड़कों के लिए एक वर्ड होता है, तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। कई बार टीचर डांटता है तो ये तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर वो इसका मतलब चुनौती तो वहीं शुरू हो गई।
भारत जैसे देश के लिए इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ कल्चर जो है वो हम एडॉप्ट कर रहे हैं यूएस का। या देखिए, यूएस में होमोजेनेसिटी नहीं है, हेट्रोजेनेसिटी है। वहाँ पर भी सभी देशों के लोग आए हुए हैं, लेकिन सब बाहर से आए हुए हैं और सबको नियम कानून के तहत ही चलना पड़ता है। वहाँ अगर कोई हिंदू भी पहुंचेगा तो उसको मालूम है कि हम यहाँ किसी दूसरे की इंसल्ट नहीं कर सकते। ये सेक्युलर कंट्री है और हमें दूसरे की धर्म की इज्जत करनी है, दूसरे आदमी की भी इज्जत करनी है, किसी की हंसी नहीं उड़ानी है। ये वहाँ के व्यक्ति को भी पता है और बाहर से गए हुए आदमी को भी पता है। और चूंकि अधिकांश लोग बाहर से गए हैं, 99% लोग बाहर के ही हैं। खुद अंग्रेज जो गोरे दिख रहे हैं वो भी यूरोप से गए हैं। तो उन्होंने एक नया देश बनाया और उसमें कुछ शर्तें रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो रूल ऑफ लॉ सक्सेस है। यूरोपियन कंट्रीज में रूल ऑफ लॉ इसलिए सक्सेस है क्योंकि इक्वालिटी है, समानता है, होमोजेनस सोसाइटी है, एक जैसी सोसाइटी है। वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, सबका धर्म लगभग एक है, सब दिखते एक जैसे हैं। ऐसे सरनेम वाला कोई झंझट नहीं है, जाति वाला कोई झंझट नहीं है। तो वहाँ रूल ऑफ लॉ, सबके साथ एक जैसा बिहेवियर होगा, पॉसिबल है। पर यहां शब्द यूज किया भारत जैसे देश में। अब रूल ऑफ लॉ कल्चर करेंगे, कानून का शासन होगा। अब कानून का शासन होगा तो फिर एक जैसा काम होना चाहिए, एक जैसी सजा होनी चाहिए। इसलिए देखोगे कि भारत में अभी जैसे हरियाणा में वो घटनाएं हुई या कुछ हुआ, तो आज वो दैनिक भास्कर वाले ने डेटा दिया था कि 350 घर टूटे हैं, तो उसमें 90% मुसलमानों के हैं और 10% घर होंगे वो हिंदुओं के टूटे हैं, यानी बुलडोजर चढ़ा है। तो रूल ऑफ लॉ तो बुलडोजर कल्चर नहीं है ना, कानून का शासन नहीं है, वो रूल बाय लॉ है। वो क्या है? रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल बाय लॉ, यानी कानून के माध्यम से शासन करना। कानून का शासन नहीं है, कानून को यूज करके शासन करना। कोर्ट ने तो, अगर कोर्ट कहता कि जो भी आतंकवादी घटना में शामिल होगा उसके ऊपर बुलडोजर उसके घर पे चढ़ाया जाएगा, तो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो तो हिंदू है, तो 50-50 होगा। चलो 90% लोग इस देश में हिंदू हैं, 10% मुसलमान है, मान लिया जाए। संख्या को हम ऐसा कर लें, 80-20 कर लें, जैसा भी कर लें, तो 50-50 तो होना ही चाहिए अपराधी। तो 350 घर टूटेंगे तो फिर 150 चलो हिंदुओं के टूट जाए, बाकी मुसलमानों के टूट जाए, तो 150 तो टूट नहीं। यहाँ तो 30 भी नहीं टूटे हिंदुओं के, उनके 350 टूट गए। तो इसका मतलब, इसलिए वो शब्द यूज किया गया, कौन सा? भारत जैसे देश में रूल ऑफ लॉ कल्चर की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अलग तरह की सोसाइटी हैं। चैलेंज समझ में आ गया ना? तो क्या ये रटने से हो जाएगा? नहीं, ये दिमाग लगाने से चलेगा। यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको यहां रटी हुई चीजें कौन सी? हिंदुओं का प्रतिशत, मुसलमानों का प्रतिशत, सिखों का प्रतिशत, जैनों का प्रतिशत, ईसाइयों का प्रतिशत। तो आपने अगर रट रखा है तो यहाँ एक बॉक्स बना के चिपका देंगे तो आपकी झांकी हो जाएगी। ऐसे ही बिना आंकड़ों के बोलोगे तो हेट्रोजिनस सोसाइटी कैसे मानेंगे? कास्टिज्म बहुत ज्यादा है। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं का कानून बन गया कि लड़कियों को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा, लड़कों के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। अभी रक्षाबंधन गया है परसों के दिन। आप लोग कितने लोग जानते हैं कि कितनी महिलाओं को जानते हैं जिनके पास उतना ही एकड़ जमीन है जितनी भाई के पास है, और उसका रखरखाव भी वही करती। किसान क्रेडिट कार्ड भी उसी के नाम पे बना हुआ है, बैंक में खाता भी उसी के नाम पे, फर्टिलाइजर भी उसके नाम पे खरीदा जाता है, बिजली का बिल भी उसके नाम पे आता है खेत का, और मंडी में जब सामान बिकता है तो उसके अकाउंट में पैसा जमा होता है। जो फसल बिकती है उसका पैसा उसके अकाउंट में आता है।
ऐसे ही भारत में कितने प्रतिशत महिला होंगी? 50% जनसंख्या के हिसाब से भारत में महिला हैं। कानून बना हुआ है कि महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिलेगा, भाइयों के बराबर। तो रूल ऑफ लॉ है क्या? इसलिए बोला है भारत जैसे देश में चुनौतियां, पैट्रियार्की, हमारा कल्चर डिफरेंट है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से है ही नहीं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी काम ही नहीं करता। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया, लेकिन अनटचेबिलिटी स्टिल प्रैक्टिसिंग, अभी भी चलती है छुआछूत। तो कॉन्स्टिट्यूशन काम ही नहीं करता। कानून बनने से नहीं होता। मकान मालिक और किराएदार के बराबर वो हैं, अधिकार हैं और कानून है, सब है, लेकिन कोई किराएदार, कई जगह मकान मालिक परेशान है, कई जगह किराएदार परेशान है। बदमाश होना चाहिए जो बदमाश है वो परेशान कर देगा। किराएदार बदमाश है तो मकान मालिक को परेशान कर देगा, मकान मालिक बदमाश है तो किराएदार को बदमाश, जबकि दोनों के बराबर अधिकार हैं, दोनों कोर्ट जा सकते हैं।